गुड मॉर्निंग एस फ्रेंड्स। आज हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ेंगे। पार्लियामेंट चैप्टर लक्ष्मीकांत का वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है, जिसको पूरे दिन पढ़ने के बाद हालत कुछ ऐसी हो जाती है। आज हम पार्लियामेंट चैप्टर को विद इन 10 मिनट्स ख़त्म करेंगे, दैट टू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पार्लियामेंट का रोल क्या होता है? पार्लियामेंट का रोल होता है पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाना। मतलब कोई बिल तभी लॉ बनता है जब वो दोनों पार्लियामेंट हाउस से पास हो जाए। दोनों पार्लियामेंट हाउस मतलब राज्यसभा राज्यसभा एंड लोकसभा, दोनों पार्लियामेंट हाउस से जब वो पास होता है तभी वो लॉ बनता है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे? फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 और 52 के बीच में हुए थे। और इसका जब रिजल्ट आया तो हमारा फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट बनी, ऑब्वियस सी बात है, 1952 में। हम सभी को मालूम है कि हमारा जो देश है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करता है। मतलब जिसके फीचर्स क्या होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है? जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। ये कहाँ से आती है? ये लेजिस्लेटिव बॉडी से ही आती है, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही तो थे। सेकेंड, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है टू द लेजिस्लेचर, मतलब इनका जवाबदेही का काम होता है। तीसरा, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लीडर होता है उस पार्टी का जिसके पास मेजॉरिटी हो लोकसभा में। पार्ट 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है विद यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज़ पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 से लेकर के 122 के बीच में सारे हमें पार्लियामेंट्री रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है? राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल, दैट इज़ लोकसभा। बाय द वे, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर वाज अ प्लेस, दैट इज़ पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर था इंग्लैंड में, जिसमें मॉडल पार्लियामेंट हुई थी 1295 में। सो वेस्टमिंस्टर ये है। पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, ये हमने देख ही लिए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरडिपेंडेंट होती है बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। इसलिए जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट होता है वो वैसे ही होता है जैसे क्राउन इन पार्लियामेंट होता है ब्रिटेन में। राज्यसभा को कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर कहते हैं। पहली बार राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1952 में। इसकी जो मैक्सिमम सीट जो फिक्स कर रखी है वो 250 फिक्स कर रखी है, बट करेंटली जो है 245 मेंबर्स हैं, जिनमें कि 233 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा से आते हैं। और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, हमारा नॉमिनेट करता है। फोर्थ शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है अलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, और हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, एंड साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है इलेक्शन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा। क्या डिफरेंस है ये कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आगे बढ़ते हैं। 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं हर सेकेंड ईयर पे, और जो क्योंकि ये परमानेंट बॉडी होती है तो ये डिज़ोल्व नहीं हो सकती है। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी, तो इट नेवर डिज़ोल्व। मेंबर्स का जो टर्म है वो फिक्स कर रखा गया है 6 ईयर पे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं फिक्स किया है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आया था 1951 ने, उसने राज्यसभा की मेंबर्स का टर्म फिक्स किया है 6 ईयर्स। मिनिमम एज फॉर राज्यसभा मेंबर जो है वो है 30 ईयर्स, उससे कम नहीं हो सकता है अगर किसी को मेंबर बनना है राज्यसभा में। अब इम्पॉर्टेंट बात, 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन से एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ओमिट किया गया, जिसमें बोला गया था अगर किसी को राज्यसभा की मेंबरशिप चाहिए, तो वो जिस स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है उसी स्टेट का इलेक्टर भी होना चाहिए। ये लॉ डिस्पेंस हुआ 2003 में। लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 है, और 2019 के पहले तक ये 545 ही सीट्स थी, बट अभी ये सीट्स 543 हो गई हैं। 2 सीट्स कहाँ गई? 2 सीट जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की थी, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, वो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हट गई हैं। तो करेंटली 543 सीट्स हैं। लोकसभा हर 5 साल के बाद डिज़ोल्व हो जाती है, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इसके अंदर पे। और क्या प्रेसिडेंट कभी भी डिज़ोल्व कर सकता है लोकसभा को? नहीं,
रूल बुक के हिसाब से तो प्रेसिडेंट ही डिसॉल्व करता है लोकसभा, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि लोकसभा डिसॉल्व की जाए तभी डिसॉल्व होगी। बाय द वे 25 ईयर्स जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने की एज है लोकसभा की। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 कहता है कि सन 2000 तक, यानी ईयर 2000 तक जो भी अलोकेशन ऑफ सीट्स होगी वो 1971 के बेसिस पे होगी। फिर आता है अपना 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001, मतलब 2000 के बाद 2000 ख़त्म हो गया, 2001 पे अमेंडमेंट एक्ट आया कि नेक्स्ट 25 साल यानी 2000 से 2026 तक जो अलोकेशन ऑफ सीट्स होगी वो 1971 के बेसिस पे होगी। मतलब वो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंटिन्यू रखा, जो भी पॉपुलेशन, जो भी उन्होंने एक पॉपुलेशन बेसिस रखा था 1971 का, उसको कंटिन्यू रखा। वैसे ये 1971 सेंसस कंटिन्यू रखना 2000 के इलेक्शन के बाद भी, जबकि 1991 में भी इलेक्शन हुआ था, इसके पीछे का तर्क गवर्नमेंट देती है कि पॉपुलेशन अवेयरनेस को बढ़ावा मिलेगा। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में गवर्नमेंट ने एक और चीज़ बोला, दैट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होंगी उसकी जो अलोकेशन ऑफ सीट्स होगी वो 1991 की बेसिस पे होगी, 1991 की बेसिस पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी सीट। लेकिन बट इन 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में बोला कि जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी वो 2001 के बेसिस पे होगी, ना कि 1991 के बेसिस पे होगी। आगे बढ़ते हैं रिजर्वेशन फॉर SC/ST सीट्स की। तो यहाँ बोला गया है नो सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जब भी हम बात करेंगे तो हिस्ट्री के पन्ने पलटे जाएंगे और हम चलते हैं पूना पैक्ट की तरफ में। पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? 1932 में। बेसिकली BR अम्बेडकर जी का आइडिया था सेपरेट इलेक्टोरेट को लाने का, लेकिन वो मना किया गया। आज रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई गई है। रिजर्वेशन किसकी? रिजर्वेशन फॉर SC/ST सीट्स की। करंट की बात करें तो रिसेंटली 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया जिसने 10 साल का और एक्सटेंशन दे दिया है इस रिजर्वेशन को। वैसे 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 में जो रिफिक्सिंग होगी रिजर्व सीट की वो 1991 के पॉपुलेशन बेसिस पे रखी गई थी, बट 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने इसको 2001 के बेसिस पे रख दिया है, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं अगर कोई मेंबर के पास में डबल मेंबरशिप है या 2 सीट में इलेक्ट हो गया है या स्टेट और पार्लियामेंट दोनों में इलेक्टेड है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। ओके, पहले बात करते हैं हम डबल मेंबरशिप की। डबल मेंबरशिप का मतलब अगर कोई मेंबर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सीट हो उसकी, तो उसे 10 दिन का टाइम मिलेगा। अगर 10 दिन के अंदर वो एक सीट को वेकेट नहीं करता तो उसकी राज्यसभा की जो सीट है वो वेकेट हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर कोई मान लीजिए लोकसभा में उसके पास 2 सीट है तो 14 डेज़ का टाइम पीरियड मिलेगा, अदरवाइज वो दोनों सीट वेकेंट हो जाएगी उसकी। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट दोनों में सीट है तो 14 डेज़ का नोटिस मिलेगा, अदरवाइज आपकी विधानसभा दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी। आगे बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ बेसिस दिए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, जैसे कि होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अगर अनसाउंड माइंड है और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट भी है, या तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है मतलब डेट कंप्लीट नहीं हुए उसके, या सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, या डिसक्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट सजेस्ट किए थे, उसी तरह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने थोड़े और एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लिए हैं और डिस्क्वालिफिकेशन के थोड़ा पॉइंट और बढ़ा दिए हैं। जैसे कि अगर करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है या इलेक्शन ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है, या अगर उससे 2 साल से ज़्यादा की जेल हो रखी हो, बट अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है, याद रखिएगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर 2 साल की से ज़्यादा की जेल है तो वो एग्जेम्प्टेड है। या फिर अगर उसने इलेक्शन एक्सपेंसेस को टाइम पे नहीं लॉन्च किया, या वो ऐसी किसी कंपनी में डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट है जिस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का 25% शेयर है, या डिसलॉयल्टी वाला भी सीन है करप्ट प्रैक्टिसेस का, या अगर वो सोशल क्राइम को प्रीच करता है और प्रैक्टिस करता है, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गई, डावरी हो गई, सती हो गया, ये सब चीज़ें। अब रेजिग्नेशन की बात हम करते हैं। रेजिग्नेशन, किसी मेंबर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देना किसको देगा? लोकसभा का है तो स्पीकर को देगा, राज्यसभा का है तो वो चेयरमैन को देगा,
बाय द वे स्पीकर और चेयरमैन की विश है वेदर टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन और नॉट। अब हम 10th शेड्यूल की बात करते हैं जो कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन की बात करता है। ये डिसाइड कौन करता है? राज्यसभा में चेयरमैन डिसाइड करता है और लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करता है। ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है बाय द वे, 1992 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। एंड क्वेश्चन यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करता है डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये 10th शेड्यूल है, नॉट डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, डिसाइडेड बाय चेयरमैन एंड स्पीकर। हम यहाँ पे और इसके डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज आई नो दैट यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो यू माइट नो द पॉइंट। नेक्स्ट हम आते हैं स्पीकर पे। बाय द वे स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, इन सबको हम बहुत जल्दी रैप अप करेंगे। सो स्पीकर, जो लोकसभा का जो मेंबर होता है वही सिर्फ एलिजिबल होता है टू बी अ स्पीकर। जो इसकी डेट ऑफ इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, याद रखिएगा कौन डेट ऑफ इलेक्शन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है स्पीकर फिर भी कंटिन्यू रखता है। ओके, स्पीकर इज गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ लोकसभा मेंबर एंड कमिटीज़। स्पीकर को हम प्रिंसिपल स्पोक्समैन भी बोलते हैं, याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल स्पोक्समैन कौन है, ही इज अ स्पीकर। ओके, अगर कोरम नहीं है तो स्पीकर कैन एडजर्न हाउस और सस्पेंड मीटिंग। नाउ द थिंग इज कि कोरम क्या होता है? कोरम होता है 1/10 ऑफ अ हाउस। अब 1/10 क्या है? लोकसभा का 55 है एंड राज्यसभा का 25। मीन्स कि 55 एंड 25 सीट्स रिस्पेक्टिवली राज्यसभा एंड लोकसभा में, लोकसभा एंड राज्यसभा में होनी चाहिए फॉर अ मीटिंग। देन स्पीकर ओनली हैज़ अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्यों? मतलब जब कभी भी कुछ भी मैटर टाई होता है देन ही कैन वोट, दैट इज़ कॉल्ड कास्टिंग वोट। अब जो भी जॉइंट सेटिंग होती हैं, जॉइंट सेटिंग लोकसभा एंड राज्यसभा की होती है जो कि समन की जाती है बाई प्रेसिडेंट, उसको प्रोसाइड कौन करता है? उसको प्रोसाइड हमारा स्पीकर करता है। कोई बिल, अगर मनी बिल है या नहीं, डिसाइड कौन करता है? स्पीकर करता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, कौन सा शेड्यूल? 10th शेड्यूल। कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। याद रखिएगा प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं करता है। नाउ कमिंग टू हाउ कैन ही विकेट हिज ऑफिस, या उसकी सीट्स कैसे विकेट होती है। तो ये तो रेजिग्नेशन लेटर साइन करता है। किसको देगा वो रेजिग्नेशन? डेप्यूटी स्पीकर को, प्रेसिडेंट को नहीं, डेप्यूटी स्पीकर को। या वो लोकसभा का मेंबर ही ना रहे या रेजोल्यूशन पास हो उसके अगेंस्ट में। बाय द वे जब रेजोल्यूशन पास होता है स्पीकर के अगेंस्ट में तो ही कैन नॉट प्रिसाइड द हाउस, प्रेजेंट रह सकता है या वोट कर सकता है फर्स्ट इंस्टेंस पे। मतलब अभी तक वो जो कास्टिंग वोट करता था वो नॉर्मल मेंबर की तरह ही वोट करेगा। कमिंग टू डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर भी वही लोकसभा का मेंबर ही होगा। स्पीकर डिसाइड करता है डेट ऑफ इलेक्शन, जैसे वहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड करता था यहाँ पे स्पीकर करता है। स्पीकर की ड्यूटी वो तभी करता है जब सीट वेकेंट होती है, अदरवाइज वो नॉर्मल मेंबर ही रहता है। इवन जॉइंट सिटिंग प्रिसाइडेड बाय हिम इफ स्पीकर इज एब्सेंट। और अगर जो जैसे जो जॉइंट सेटिंग होती है वो भी यही प्रिसाइड करता है अगर स्पीकर एब्सेंट हुआ तो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर। क्वेश्चन आता है कि इज डेप्यूटी स्पीकर सबऑर्डिनेट टू स्पीकर? नहीं, ही इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर। अब हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट में आते हैं। उसमें आया था फर्स्ट टाइम कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का रोल आएगा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिसर्स आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने सजेस्ट किया, आया ऑफिस 1921 में। उस टाइम पे हम स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर नहीं बोलते थे। उस टाइम पे हम क्या बोलते थे? प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट था वो था फ्रेडरिक वाइट, और जो वाइस प्रेसिडेंट था हमारा वो सच्चिदानंद सिन्हा था। ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही बाई द वे। फिर 1925 में फर्स्ट इंडियन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। और ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो नॉमेनक्लेचर है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ये 1947 तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद पे हमने वही अपना स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा की। स्पीकर नॉमिनेट करता है, 10 चेयरपर्सन से ज़्यादा नहीं होते हैं। कोई भी प्रिसाइड कर सकता है जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर प्रेजेंट ना हो। याद रखने वाली बात है, तभी प्रिसाइड करेंगे। ऑब्वियसली बात है जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ना हो। बट अगर उनकी सीट वेकेंट है तब नहीं प्रिसाइड करेंगे, तब उसकी जगह कोई नया स्पीकर आएगा या नया डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट होगा।
सिर्फ एब्सेंट होने पे। कमिंग टू चेयरमैन राज्यसभा, इसके सारे रोल्स, मैक्सिमम रोल्स स्पीकर के हैं। अगर आपने स्पीकर एक बार पढ़ लिया है तो बहुत ही आराम से ये हो जाएगा चेयरमैन। चेयरमैन क्या है? अपना वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, पहली बात तो वही चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव व्हेन रिमूव फ्रॉम चेयर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सो हाँ, चेयरमैन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? चेयरमैन को सिंपल सा तरीका है, अगर वो वाइस प्रेसिडेंट ही ना रहा तो वो चेयरमैन भी नहीं रहेगा। ये मेंबर ऑफ हाउस नहीं होता है, ये याद रखने वाली बात है। जैसे स्पीकर मेंबर ऑफ हाउस होता है, चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ हाउस। एंड जब इसका रिजोल्यूशन पास हो चुका होगा फॉर रिमूवल, तो ये प्रेजेंट रह सकता है, बोल सकता है, बट ही कांट वोट। ही कांट वोट, चाहे वो कास्टिंग वोट ही क्यों ना हो, चाहे वो नॉर्मल वोट ही क्यों ना हो। जैसे स्पीकर कैन वोट ऑन फर्स्ट इंस्टेंस, बट चेयरमैन कैन नॉट वोट जब वो रिजोल्यूशन अंडर पे हो तो। नाउ डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन इज ओके, डेप्यूटी चेयरमैन भी राज्यसभा मेंबर का ही होता है। रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है? चेयरमैन को देता है। बाय द वे, डेप्यूटी चेयरमैन, इसके रूल अगर ज़्यादा पढ़ने हों या ध्यान से सुनना हो तो जो हमारा डेप्यूटी स्पीकर है वही हमारा डेप्यूटी चेयरमैन के भी उसी के रूल्स हैं। इस डेप्यूटी चेयरमैन इज ऑल्सो नॉट द सब ऑर्डिनेट टू चेयरमैन, याद रखना। कास्टिंग वोट जब प्रिसाइड कर रहा हो तभी, अदरवाइज नॉर्मल वोट होता है। अब हम बात करते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन की। ये भी सेम है अपना पैनल ऑफ चेयरपर्सन, जैसा लोकसभा में होता है यहाँ, वैसे यहाँ पे राज्यसभा में होता है। सो यहाँ पे हमारा एंड होता है पूरी स्लाइड। पार्लियामेंट में इतना ही। सेकेंड पार्ट में वी विल कवर मनी बिल हो गया, ऑर्डिनरी बिल हो गया, फाइनेंस बिल हो गया, देन ओके, थैंक यू।